मेरा स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। देवभूमि समाचार देखना शुरू कर चुके हैं आप। उत्तराखंड की अहम खबरों पर डालेंगे इस बुलेटिन में खास नजर। सबसे पहले बात उत्तरकाशी की, जहां पर सांकरी में आयोजित विंटर फेस्टिवल में यमुनोत्री विधानसभा को कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान के अनुरोध पर डाडगांव छानी के टाटाऊ महाविद्यालय बड़कोट तक सड़क और मोटर पुल निर्माण की घोषणा की है। मनवीर चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंभीर हैं और उन्होंने जिले के अंतिम छोर तक पहुंचकर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कई योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे रोजगार सृजन और पलायन की समस्या का समाधान होगा। चौहान ने कहा है कि यमुनोत्री को विकास की दिशा में आगे लाने के लिए पूरी कोशिश करें। पिछले वर्ष से हमने ये पूरे राज्य के अंदर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी और इसी क्रम में आज यहाँ साकरी में भी ये विंटर फेस्टिवल बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर शुरू हुआ है। ये आने वाले समय में केवल साकरी क्षेत्र नहीं, साकरी समेत आसपास के क्षेत्रों और पूरे राज्य के अंदर शीतकाल में हमारे पर्यटकों के लिए उनको आकर्षित करने का बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा, जिससे हमारे यहाँ की नौजवानों को, युवाओं को, मातृशक्ति को, स्थानीय व्यापारियों को और होम स्टे संचालकों को अनेक प्रकार का जो काम यात्रा के समय करते हैं, उनको शीतकाल में भी मिलेगा और अनवरत रूप से पूरे साल भर हमारे यहाँ पर्यटन चलेगा और इससे ये बड़ी एक समृद्धि आएगी। पलायन जैसी जो एक चुनौती है, वो चुनौती भी हमारी निश्चित रूप से उसको भी हम पार कर पाएंगे इस प्रकार के कार्यक्रमों। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है, जिससे राज्य में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि क्षेत्र में पर्यटन से स्थानीय व्यापारी, होटल, ढाबा संचालक और टैक्सी चालकों को लाभ हो रहा है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सीएम धामी ने उत्तरकाशी जनपद के सांकरी क्षेत्र का विशेष उल्लेख करते हुए बताया है कि वहां लगातार पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। सांकरी में होम स्टे पूरी तरह फुल चल रहे हैं और शीतकालीन पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर रही है, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन सके। हमारे राज्य के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है। पिछले साल से ये नवाचार हमने राज्य के अंदर प्रारंभ किया और उसके पीछे हमारा मुख्य ध्येय था कि राज्य के अंदर 6 महीने जब यात्रा चलती है, उस समय में जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं या जितने भी लोग पर्यटन के कारण से जिनका रोजगार व्यापार चलता है, वो 6 माह बिल्कुल बंद हो जाता था। अब 12 के 12 महीने उनको काम मिले और हमारे राज्य में अपार संभावनाएं इस शीतकाल में भी हैं। जैसे मैं आज देख रहा था साकरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और वहाँ के होम स्टे बिल्कुल फुल हैं और ऐसे ही पूरे राज्य के अंदर होम स्टे, होटल, हमारी अन्य व्यवस्थाएं विंटर टूरिज्म के लिए पूरी तरह से हमने तैयार कर रखी है। सभी स्टेक होल्डर से पहले से बात कर रखी है। जो सरकारी हमारे अतिथि गृह हैं, गेस्ट हाउस हैं, उनमें भी शीतकाल में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सभी व्यवस्थाएं हमने सुनिश्चित की हैं। इसलिए हम सबका आह्वान भी करते हैं। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं देशवासियों से आह्वान किया है कि विंटर टूरिज्म में उत्तराखंड में आए तो निश्चित रूप से यहाँ का एक अलग अनुभव उनको होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम की घोषणा की है, जिससे शहरवासियों को जलभराव और गंदे पानी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इस पहल पर नगर निगम कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेयर ने अधिकारियों और पार्षदों और सफाई नायकों के साथ बैठकर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में चर्चा की और जल्द से जल्द इसकी डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने का निर्देश दिया है। मेयर ने कहा है कि इस सिस्टम के निर्माण से शहर में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी, बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या हल होगी और नागरिकों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी का बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक बड़ी सौगात कोटद्वार की जनता को दी है। पूरी ड्रेनेज पूरे निगम क्षेत्र में पूरी ड्रेनेज की व्यवस्था की घोषणा की है। अब वो निर्भर करता है हम पे, हमारे निगम पे, कि हम कितनी जल्दी उसकी प्रक्रिया पूरी करके उसकी डीपीआर बना के कंसल्टेंसी एजेंसी को हायर करते हुए उसकी जल्दी से जल्दी डीपीआर बनाकर शासन में पुटअप करें, ताकि उस योजना को जल्दी से जल्दी धन स्वीकृति की कगार पे आए। और जैसे ही धन स्वीकृति होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, तो स्वतः ही जियो माना जाता है। क्रिसमस का मौसम आते ही देहरादून और मसूरी के चर्च खास तरीके से रौनक से जगमगा उठते हैं। पहाड़ों में सजी रंग बिरंगी रोशनियां न केवल चर्च परिसर को बल्कि पूरे शहर के माहौल को खुशियों से भर देती हैं। मसूरी का ऐतिहासिक यूनियन चर्च इस उत्सव की तैयारियों में नवंबर से ही शुरुआत में लग जाता है। हर साल की तरह इस बार भी यहां क्रिसमस को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां छात्र, चर्च से जुड़े लोग और देश विदेश से आए पर्यटक सांस्कृतिक कार्यक्रमों और कैरोल गायन के जरिए इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं। इस साल यूनियन चर्च की सजावट खास तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्च को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सजाया गया है, जिसमें पाइप कोन, स्थानीय पहाड़ी उत्पादों का उपयोग किया गया है। ये पहल न केवल प्रकृति के संरक्षण का संदेश देती है, बल्कि स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देकर चर्च की सजावट को एक अनोखे अंदाज और आकर्षक रूप से भी देती है। वहीं देहरादून के चर्च भी क्रिसमस के लिए बेहद खूबसूरती से सजाए गए हैं। शानदार लाइटिंग, सजी हुई क्रिसमस ट्री और पारंपरिक सजावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस दौरान लोग प्रार्थना, संगीत और सामूहिक उत्सवों में शामिल होकर आपसी प्रेम, भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। यही वजह है कि क्रिसमस के इस खास मौसम में देहरादून और मसूरी के चर्च शांति, उम्मीद और खुशियों का प्रतीक बनकर उभर रहे हैं। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी हमें हमारे संवाददाता अभय कैंथुरा देंगे। हमारे साथ समय लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। अभय, ज़रा बताइए किस तरह की तैयारियां हैं, चर्च किस तरह से रोशन नजर आ रहे हैं आज की तारीख में? कह सकते हैं कि देहरादून में मैरी क्रिसमस को लेकर जो रौनक थी, जो रौनक थी, आज वो अपने चरम पर यहाँ पर है। जो चर्च है देहरादून के, वो इस समय जो यहाँ पर पब्लिक है, जो लोग यहाँ पर मैरी क्रिसमस मनाने के लिए आए, उनसे सराबोर नजर आ रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये राजधानी देहरादून का जो प्रसिद्ध है सेंट फ्रांसिस्को चर्च है। यहाँ पर लोग यहाँ पर आए हैं। सुबह की जो सभा, यानी सुबह की जो प्रार्थना यहाँ पर होती है, वो यहाँ पर हो चुकी है। और इसके बाद ये कह सकते हैं कि दूसरी प्रार्थना जो दोपहर के समय 12:30 के करीब यहाँ पर होगी, उसके लिए तैयारी यहाँ पर चल रही है। उससे पहले जो जश्न होता है, जिस जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, यानी मैरी क्रिसमस के लिए, वो यहाँ पर उसकी पूरी तैयारियाँ हो चुकी है। यानी देर रात जो बॉर्न यहाँ पर हुआ था, जो बर्थडे यहाँ पर यीशु मसीह का मनाया जाता है, वो यहाँ पर हो चुका है। लोग कैंडल यहाँ पर जला रहे हैं। अगर किसी से बात कर सकते हैं तो लोगों से अगर बात कर सकते हैं तो बात कीजिएगा और पूछिएगा कि आज का दिन उनके लिए किस तरह से खास है, ज़रा वो बताते और हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे कि आज का दिन इन लोगों के लिए किस तरह से खास बना हुआ है। अगर कुछ लोग बात करना चाहें तो प्लीज़ कीजिए। लोग हमारे साथ, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस सर अपना नाम बताइएगा, मैरी क्रिसमस के लिए आप यहाँ पर हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम यही बातचीत करता हूँ। लोग हमारे साथ, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस रूप में? सर अपना नाम बताइएगा, मैरी क्रिसमस के लिए आप यहाँ पर हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम जेम्स है और आज बहुत अच्छा दिन है, पवित्र। हमारे प्रभु यीशु मसीह आज के दिन पैदा हुए थे, हम उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि शांति का दिन है। प्रभु की आशीष सब पे, जितने भी लोग यहाँ पे इस समय इकट्ठा हैं उन पे भी हो। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो देशवासी हैं उन सब पे शांति बने, भाईचारा रहे, आपस में लोग बहुत प्रेम भाव से रहें। और जो आने वाला नया साल है, मैं इसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे जितने भी देशवासी हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, सब लोग को आशीष मिले ऊपर वाले की।
और दुनिया में जो भी एक कार्यकर्ता आज हम सुन रहे हैं छोटी छोटी बातों पे लोग बाग एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं या धर्म के नाम पे जो भी ऐसी कोई बातें हो रही है, उनको किसी भी तरीके से हमारे जो बड़े नेता हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ इस समय आज के दिन इस बहुत पवित्र दिन पे कि वो आगे आए और लोगों को थोड़ा सा समझाए उन पर, ताकि वो लोग इस चीज़ को समझें और लोगों को जागरूक करें कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, भाई हैं, हम लोग आपस में प्रेम भाव से रहें एक दूसरे के साथ और आने वाले साल को भी बहुत प्रेम भाव के साथ उसका स्वागत करें। और अपने लिए एक अच्छा, मैं सबको एक विश करता हूँ कि सब लोग ब्लेस रहें, उनको ईश्वर की आशीष में सब बनी रहे, खुश रहे हमेशा। मैम आप अपना नाम बता दीजिएगा, किस तरह से इस क्रिसमस को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं रुबीना मल्हान हूँ और क्रिसमस हमारे लिए क्या संदेश लेकर आता है। जो जीसस क्राइस्ट थे उन्होंने हमेशा प्यार और पीस जिसे बोलते हैं शांति पर विश्वास किया है, उसी पर क्रिश्चियनिटी चल रही है। और अलावा प्यार और शांति के हमारे बीच में एक शेयरिंग हो कि हम शेयर करें, खाली सिर्फ यही नहीं कि हम चर्च आते हैं, नहीं, उसके अलावा भी हम एक दूसरे से प्यार शेयर करें, जो भी कुछ हमारे पास जो भी कुछ है हम उसको शेयर करें। इसीलिए हम, इट्स नॉट अबाउट कि कैरल सिंगिंग हो रही है वो है, इट्स नॉट अबाउट कि हम कुछ खाना खा रहे हैं, उसके अलावा भी हमारे पास बहुत जॉय है देने का, तो हमें सोचना चाहिए कि हम उस जॉय को किस तरह से स्प्रेड करें। तो यही मैं इसी तरह सेलिब्रेट करती हूँ कि जो भी हमसे मिले हम उनको किसी तरह से उनको हैप्पीनेस दे पाए। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट क्रिसमस इज़ अबाउट। थैंक यू मैम। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो भाईचारे से शांति का संदेश तो यीशु यहाँ पर दिया करते थे, वो पूरे जगत तक फैल सके, अपने हिंदुस्तान में वो चीज़ें फैल सके, उसको लेकर लोग यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। अपने यीशु से उन्होंने प्रार्थना यहाँ पर करी है और इसके बाद जो सेलिब्रेशन का जो दौर होता है, यानी अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ, उनके साथ वो क्रिसमस मनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका अभय, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी है, हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। बढ़ते आगे अंकिता हत्याकांड को लेकर जहां विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और विरोध प्रदर्शन कर रहा है, वहीं हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आ गया है। उन्होंने इस मामले को गंभीर मानते हुए कहा है कि यह महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है जो समाज के 50% हिस्से का प्रतिनिधित्व करती हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसकी गहरी जांच की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोर्ट में मामला चलने के कारण सरकार फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती है। सांसद ने यह भी कहा है कि इस तरह के अपराधों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और चाहे अपराधी उनका अपना बच्चा ही क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, दोषियों को सख्त सजा मिलना चाहिए। मामला कोर्ट के अधीन है, सब जुडिस है, और जब न्यायालय के अधीन कोई मसला होता है तो उस पर न्यायालय में ही चर्चा हो सकती है। लेकिन ये सच है कि ये मामला गंभीर है और इस पर निश्चित रूप से, क्योंकि समाज को कहीं न कहीं इससे नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे प्रयास होना चाहिए कि समाज का विश्वास आपस में बना रहे। हरिद्वार से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वंदना कटारिया स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव के दौरान कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर युवा खेलों से जुड़े और देश में मजबूत खेल संस्कृति जो है वो विकसित हो। उन्होंने बताया है कि खेल सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है बल्कि अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रीय भक्ति भी दिखाता है और सिखलाता भी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिट इंडिया, खेलो इंडिया और सांसद खेल महोत्सव जैसे अभियानों का उद्देश्य गांव से शहर तक हर प्रतिभा को पहचान दिलाना बताया। उन्होंने कहा है कि समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संवाद करेंगे। इस अवसर पर पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया की सराहना की और युवाओं से उन्हें आदर्श मानने की अपील की। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सभी लोग जो भाग लेना चाहते हैं उनको खेलों में भाग लेने का अवसर दिया जाए, और उसी के तहत जहाँ खेलो इंडिया हो रहा है, फिट इंडिया है,
या योग दिवस है, योग को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान्यता दी है, वहीं सांसद खेल महोत्सवों के माध्यम से तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं और जो नई जनरेशन है, एक नई खेल संस्कृति को विकसित करने का एक प्रयास है। मुझे आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जब मैं कुछ खिलाड़ियों से मिला तो उन्होंने इसको बहुत अच्छा आयोजन बताया है। मैं समझता हूँ कि जो पर्पज है सांसद खेल महोत्सव का, वो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी। खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा, अटल जी कार्यकर्ताओं के सच्चे निर्माता थे और वो अपनी बेबाकी से विचार व्यक्त करने वाले नेता थे। उनके नेतृत्व और विचारधारा ने देश की राजनीति को गहरे तरीके से प्रभावित किया है और आज भी प्रेरणा का स्रोत है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि अटल जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें उनके आदर्श, योगदान और नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अटल जी के दृष्टिकोण को सम्मानित करना और उनके कार्यों को युवा पीढ़ी के बीच प्रसार करना। अटल जी बीजेपी के मार्गदर्शक रहे हैं, अनेक कार्यकर्ताओं के निर्माता रहे हैं। आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों में उनके लिए श्रद्धा दीप प्रज्वलित किया। अनेकों जहां उनके नाम पर जो पार्क थे वहाँ भी आज दीप प्रज्वलित हुए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य की वन भूमि पर अवैध कब्जों पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सरकार की निष्क्रियता पर संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि सरकार और अधिकारी वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई निजी पक्ष उस भूमि पर तीसरा पक्ष नहीं बना सकता है। ये मामला 2866 एकड़ फॉरेस्ट लैंड से जुड़ा हुआ है, जिसे सरकारी लीज पर दी गई भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप है। कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग और राज्य सरकार अब एक्टिव मोड में आ चुकी है। उसमें ऐसा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश कर रखे हैं कि उत्तराखंड में एनक्रोचमेंट के ऊपर कठिन कार्रवाई किया जाए, ये शासन के संज्ञान में है। कल मैं खुद शासन में थे, वहाँ डिसीजन हो गया कि इमीडिएटली कमेटी बनाया जाए। तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी कमेटी के मेंबर रहेंगे एवं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी। तो उस पर पूरा परीक्षण किया जाएगा कि किस प्रकार का एनक्रोचमेंट कहाँ पर हो रहा है और इसको कैसे, जो खाली जगह पड़ा हुआ है, किसे वन विभाग को वापस दिया जाए। इसके ऊपर कार्रवाई ऑलरेडी शुरू। देहरादून में दून, बासमती और पोषक आटा उत्पादों की लॉन्चिंग की गई है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक कृषि और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। उत्पादों का शुभारंभ सीडीओ अभिनव शाह ने किया, जो हिलांस बेकरी और आउटलेट विकास भवन में आयोजित हुआ। इन उत्पादों को महिला क्लस्टर लेवल फेडरेशंस के जरिए तैयार किया गया है और हिलांस ब्रांड के तहत बाजार में उपलब्ध होंगे। इस पहल से 2500 से ज़्यादा महिलाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगी, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उनके उद्यमिता प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड में 2026 में होने वाले टूरिज्म कॉन्क्लेव राज्य सरकार की बड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस आयोजन में देश विदेश के टूर ऑपरेटर्स, साहसिक पर्यटन और इवेंट प्लानर्स को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। फरवरी के तीसरे सप्ताह में होने वाले इस कॉन्क्लेव के प्रचार और प्रसार के लिए 10 जनवरी से दिल्ली में रोड शो की शुरुआत होगी। पर्यटन सचिव धीरज गब्रियाल ने बताया है कि इस व्यापक आयोजन में होटल एसोसिएशन और टूर ऑपरेटर्स की भी भागीदारी होगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड को एक प्रमुख पर्यटन डेस्टिनेशंस के रूप में स्थापित करना है। राज्य सरकार का लक्ष्य इसे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के रूप में विकसित करना है, जिससे पर्यटन निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
पहली बार आयोजित कर रहे हैं हम लोग। नेशनल का इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग जाएंगे और इसमें जितने भी होटल एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, अटॉय के मेंबर्स हैं या ऑल इंडिया जो टूर ऑपरेटर्स के मेंबर्स हैं, इनबाउंड जो मेंबर्स हैं जो वो भी आएंगे इसमें। तो एक हर थीम पे चर्चा होगी, चाहे एडवेंचर टूरिज्म की हम बात करें, एडवेंचर वाले पार्ट को बात करें, वेलनेस की बात करें, स्पिरिचुअल की बात करें, तो इसमें सारे ऑपरेटर्स हमारे आएंगे। B2B एक कन्वर्सेशन होगा, एक टॉक वो लोग करेंगे अपने बिजनेस के हिसाब से और एक उत्तराखंड को प्रोजेक्ट करेंगे एक नए। उत्तराखंड एसटीएफ को साइबर ठगी के एक बड़े मामले में सफलता मिली है। साइबर थाना कुमाऊं परिक्षेत्र रुद्रपुर की टीम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कैंपा कोला डिस्ट्रीब्यूशन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 2 शातिर अपराधियों को दिल्ली के रोहिणी इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोप है नवंबर 2025 में एक व्यक्ति को गूगल सर्च के माध्यम से फर्जी रिलायंस अधिकारी बनकर 23.55 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। एसटीएफ और एसएसपी कुश मिश्रा के मुताबिक आरोपी युवाओं को रोजगार का झांसा देकर बैंक खाते खुलवाता था और फिर ठगी की रकम तुरंत निकाल लेता था। आरोपियों के पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। एक 2025 नवंबर एंड में एक केस रजिस्टर होता है रुद्रपुर में। 23 लाख की साइबर ठगी होती है इनके साथ। तो उसी सिलसिले में हमारी टीम शरद चौधरी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में आईजी सर के निर्देशानुसार एंड कप्तान साहब के निर्देशानुसार गठित करते हैं एंड जाती है एंड विज्ञान विहार दिल्ली से 2 अभियुक्तों को पकड़ के लाती है, राम कुमार एंड शुभम कुमार। एक नालंदा का है, एक नवादा बिहार का है। इनके पास से हमें 8 मोबाइल फ़ोन, 27 पासबुक्स, 18 चेकबुक्स, 30 एटीएम्स एंड 5 आधार कार्ड एंड पैन कार्ड्स बरामद हुए हैं। इनकी जो मॉडस ऑपरेंडी थी, बेसिकली इन्होंने गूगल सर्च इंजन में कस्टमर केयर नंबर को मास्क कर रखा था। अब जो हमारा विक्टिम था वो विक्टिम गूगल पे जाता है, कैंपा कोला की डीलरशिप लेनी होती है, गूगल पे सर्च करता है और उसको एक कस्टमर केयर नंबर मिलता है। वो कस्टमर केयर नंबर इन क्रिमिनल्स का होता है। उसके माध्यम से ही क्रिमिनल्स उस पर फर्स्ट लेयर के 3 अकाउंट्स में 23 लाख रुपए अराउंड। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में इन दिनों भीषण जंगल की आग फैली हुई है, जिससे अपर यमुना और टोंस वन विभाग के बड़े हिस्से प्रभावित है। ये वन संपदा को भारी नुकसान भी पहुंचा रहा है। वन्य जीवों के लिए जानलेवा भी खतरा साबित हो रहा है। खासकर कंसेरू, हुडोली, म्यागाड़ और खरसारी के पास ये जंगल धधक रहे हैं। इन दिनों जो जंगलों में आग लग रही है उसका जो है मुख्य कारण तो जो हमारे बकरी पालक है या हमारे जो शिकार खेलने जो है कुछ लोग जाते हैं, वो जो है ठंड से बचने के लिए जो है आग का सहारा लेते हैं और उससे क्या हो जाता है कि क्या कहते हैं, कभी कभी वो जंगल में आग फैल जाती है। हालांकि वन विभाग के द्वारा जो है इसके लिए लाइनें खींची जाती है जिससे आग ज़्यादा न फैले, लेकिन जब ये पत्तियां गिरती है, जैसे चीड़ की पत्तियां गिरती है या दूसरी पत्तियां गिरती है, सूख जाती है, तो वो जो है उसको पकड़ ही लेती है आग को, जिसके कारण जो है आग जो फैल जाती है। दूसरा ये है कि जो हमारे खेत खलिहान हैं उसमें भी जो है हमारे किसान लोग जो है झाड़ियों को जो है जलाते हैं। जलाने से आग तो नहीं फैलती, लेकिन जो धुआं आज दिख रहा है, ये जो धुंध दिख रही है, उसमें जो है इजाफा आ जाता है, वो बढ़ जाती है धुंध। इसलिए ये जो धुंध भी जो है क्षेत्र में दिखाई दे रही है। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि वन विभाग इसके लिए कुछ कदम उठाए ताकि धुंध भी ना फैले और जो ये हमारे पशुपालक है, किसान हैं, इनको भी जो है नुकसान न हो, ये भी जो है अपनी आज। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।